फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर और उसके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। वर्तमान में वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं कक्षा 8 के। तो आज का पेपर है विषय हिंदी का, प्रथम भाषा हिंदी है। इसका पेपर है आज दिनांक 24 फरवरी 2025। ये इसके सारे ये ओरिजिनल पेपर है, इसका आंसर हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन, इसके आंसर क्या है, एक एक करके देखेंगे। इससे पहले ये जो परीक्षा वार्षिक परीक्षा चल रही है ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वाला है और 2.5 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक इसका है 60 अंकों का। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था। ठीक है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, महल का, सोना चांदी का, राम रतन का या फिर हीरे हीरे जवाहरात का। तो आंसर हो जाएगा राम रतन का। मीरा को राम रतन धन प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गोंड साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर तो कुछ और है, लेकिन अभी दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका सही उत्तर। गोंड साम्राज्य का शिल्पी दलपत शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान में किस राज्य से था। तो बिरसा मुंडा का संबंध पूछा है तो इनका संबंध था झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, तीसरे का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है धनोपार्जन, यश प्राप्त करना, साक्षर होना या फिर मानव कल्याण करना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पांचवे का। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। 6 से 10 तक है ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करें और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे 1 अंक। तो प्रश्न नंबर 6वां है, वरदे कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वरदे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये हैं इसके। फिर अगला क्वेश्चन, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है फ्रेंड्स वेद। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का सही उत्तर वेद। फिर है अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे, अर्थात प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की प्रसिद्ध कवि। तो आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल, ठीक है, प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से किस ओर घूमती है। तो जिसका आंसर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है सवाल कि चंचल शब्द में जो चिन्ह लगा है वो क्या कहलाता है। जैसे चंद में अंक की मात्रा लगी हुई है ना, वो क्या कहलाती है। एक तो ये पंचमाक्षर है, अनुस्वर कहते हैं इसे। तो आंसर हो जाएगा अनुस्वर। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16, जिसके लिए आपको हर प्रश्न के लिए, हर उत्तर के लिए 2-2 अंक दिए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। नव संवत्सर की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा सम्राट विक्रमादित्य ने। ये किस राजा ने प्रारंभ किया था, तो विक्रमादित्य ने। इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, योग क्या है। तो देखें योग, दोस्तों क्वेश्चन है कि योग क्या है। तो योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह शारीरिक व्यायाम, ध्यान,
सांस लेने की तकनीकी और आसनों को जोड़ता है। दोस्तों, योग का मकसद मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाना और आत्म साक्षरता करना है। योग से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। ये रही योग के बारे में इन्फॉर्मेशन। पूछा है कि योग क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं क्योंकि कम शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है और यह शारीरिक व्यायाम, ध्यान, सांस लेने की तकनीकी और आसनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? दोस्तों, अहिंसा से गांधी जी का आशय था कि अहिंसा कि वो मानते थे कि अहिंसा ही सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अहिंसा के जरिए ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि जीवन में प्रेम और त्याग की स्थापना करना, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना, विरोधियों को जीतने का सबसे अचूक जरिया, बुरे से बुरे व्यक्ति को सुधारा जा सकना। अहिंसा सत्य के लिए होती है और प्रेम से भरपूर होती है। अहिंसा के मूल में प्रेम और करुणा ही होती है। अहिंसा तो काफ़ी सारी लाइनें हैं, आपको एक लाइन में लिखना है तो आप ये इनमें से कोई भी लाइन लिख सकते हैं। बाकी आप एक शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा को एक दर्शन और जीवन के आदर्श तरीके के रूप में अपनाया। उन्होंने अहिंसा को समाज के लिए सर्वव्यापी बनाते हुए आम जीवन में अहिंसा के महत्व को बताया। तो गांधी जी ने अहिंसा के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, दूध धारा क्या है? दोस्तों, दूध धारा एक जलप्रपात है। यह जलप्रपात अमरकंटक में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह प्राकृतिक जलप्रपात है जहां नर्मदा नदी का पानी लगभग 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिससे दुधिया सफेद झाग बनता है। इसलिए इसका नाम दूध धारा पड़ा, जिसका अर्थ है दूध का प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, वसीयत नामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया? तो दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। वसीयतनामा का रहस्य कहानी में राजा ने चारों भाइयों को अलग अलग कमरों में बंद करके वसीयतनामा के रहस्य का पता लगाया था। इस कहानी से यह सीख मिलती कि वसीयतनामा में छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए बुद्धिमानी से काम जरूरी है। इसके द्वारा एक व्यक्ति की वसीयत के माध्यम से उसके जीवन और उसकी संपत्ति के बारे में छिपे रहस्यों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अंबुज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों, अंबुज का पर्यायवाची शब्द है कमल, पंकज, नीरज, जलज, वारिश। सिर्फ दो बोला है तो आप कमल और पंकज लिख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 से 22 तक, जिसके प्रत्येक प्रश्न के आपको 3-3 अंक दिया जाएगा। और आपको लिखना कितने शब्दों में होगा? तो 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा हर एक प्रश्न के उत्तर। प्रश्न नंबर है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? 17 क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, इसका तात्पर्य है सुंदरता के आकर्षण में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाना। सुंदरता से तात्पर्य जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं से है। इन सफलताओं के आकर्षण में न फंसकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। ये चीज़ें बताई गई है और इससे जुड़ी एक आधा और लाइन लिखेंगे तब जाके 30 से 40 शब्द होंगे। तो लिख सकते हैं आप, सुंदरता की मृग तृष्णा में आनंद और जीवन की सफलता महसूस करना व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। दूसरा, इस भ्रम से व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ को छोड़ उत्तरदायित्व से विमुख हो जाता है। सुंदरता से तात्पर्य जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी समस्याओं से है, जिनके आकर्षण में ना फंसना। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए बल्कि निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुंदरता की मृग तृष्णा का मतलब ये। प्रश्न नंबर 18 है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों से भारतीयों को ईर्ष्या क्यों होने लगी? तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से जलन इसलिए हुई क्योंकि भारतीयों का व्यापार सफल था, वे आकर्षक चीज़ें बेचते थे और भारतीय समाज की संस्कृति उन्नत थी, इसलिए उनको ईर्ष्या हुई, जलन हुई। कुछ और बातें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे भारतीय व्यापारियों को कभी कभी उनकी पोशाक के कारण अरबी व्यापारी कहा जाता था, इसलिए भारतीय व्यापारियों को जेट के नाम से भी जाना जाता था। रंग भेद के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली जैसे नस्लीय उपनाम से भी संबोधित किया गया था। तो कई सारे कारण थे।
अगला सवाल है प्रश्न नंबर 19, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? दोस्तों, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उनका मकसद था आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाना और अपनी संस्कृति की रक्षा करना। इस आंदोलन को उल गुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? दोस्तों, लता मंगेशकर को इसीलिए समूचे देश की गायिका कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ और संस्कृति के प्रति समर्पण के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके गानों ने भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी अपनी पहचान बनाई। इसलिए लता मंगेशकर को समूचे देश की गायिका कहा जाता है। साथ ही इन्हें भारत कोकिला और स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, हृदय भर आना और कान भरना मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। हृदय भर आना और कान भरना। दोस्तों, हृदय भर आना मुहावरे का मतलब है किसी का दुख सुनकर या देखकर दुखी हो जाना। वहीं कान भरना मुहावरे का मतलब है किसी के मन में किसी के लिए गलत बातें फैलाना या चुगली करना। तो दोनों का अर्थ तो ये हो गया कि हृदय भर आना का अर्थ हो गया किसी के दुख को सुनकर या देखकर दुखी होना, और कान भरने का मतलब है किसी के लिए गलत बातें फैलाना या चुगली करना। अगर इसी को बोलें कि वाक्यों में प्रयोग करने के लिए, तो जैसे आप लिख सकते हैं, रमेश यूक्रेन से लौटकर आया और उसने वहाँ की तबाही का मंजर सुनाया तो उसकी बातें सुनकर हृदय भर आया। तो ये हो गया पहले वाले का वाक्य प्रयोग। और दूसरा देखें कि कान भरने का वाक्य में प्रयोग करना है तो आप लिख सकते हैं कि तुम मेरे ही भाई के लिए मेरे कान भर रहे हो, या फिर रघुवीर ने अपने जी के कान भरकर राजेश को बहुत कुटवाया, है ना। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं प्रिय मित्र, उसका नाम, प्रिय के बाद उसका नाम। यह बहुत ही प्रभावशाली है और मैं आपको इस महत्वपूर्ण मील स्तंभ के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी मेहनत और लगन आपकी सफलता के पीछे मुख्य कारण थे। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी प्रतिभा और अध्ययन के ज्ञान का उपयोग करके इस सफलता को हासिल किया होगा। इसे आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मानता हूँ। इस तरह आप बधाई लिख सकते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 से 26 तक। तो इसमें हम सिर्फ प्रश्न डिस्कस करेंगे, आंसर नहीं। प्रश्न है, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है? इसके हर एक प्रश्न के 5 अंक आपको मिलेंगे। 23 का जैसे आप लिखते हैं तो 5 अंक, 24 का 5 अंक। लिखना आपको 70 से 80 वर्ड में होगा। तो पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न क्रमांक 23 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न, और वैसे 23वें नंबर का, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है। दूसरा प्रश्न है 24 प्रश्न नंबर, युद्ध में वे विजयी नहीं होते तो खंदक खाइयों को ताकते झांकते विजय माला पड़ती उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। इन पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्यान कीजिए। आगे है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अपठित गद्यांश है, विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यहीं सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने वाला का भाव भी यहीं मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और धर्म राष्ट्र को अंकुरित करने की पौधाशाला है। पहला है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। दूसरा, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करें। तीसरा, विद्यालय किसकी पौधशाला है, बताना है दिए गए अपठित गद्यांश से। अगला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो विषय है आपके जैसे विद्यार्थी और अनुशासन पर निबंध लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर, मोबाइल फोन से लाभ हानि, जीवन में खेलों का महत्व। तो ये था पूरा पेपर आज का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 8 का पेपर। मिलते हैं अगले दिन, अगले पेपर डिस्कस करेंगे। और इसमें इतना ही दोस्तों। अगर नेक्स्ट डे के क्वेश्चन पेपर का आंसर देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच, और दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।